बहुत समय पहले की बात है। नूरपुर गांव बहुत खूबसूरत हुआ करता था। वहाँ एक लकड़हारा रहता था जिसका नाम राजू था। राजू बहुत मेहनती और ईमानदार था। वो हमेशा अपने काम से खुश रहता था। उसके पास ज्यादा पैसे तो नहीं थे, मगर वो अपनी जिंदगी से बहुत खुश था। राजू के परिवार में उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे। राजू कालू सेठ के यहाँ लकड़ी काटने का काम करता था और सेठ कालू लकड़ी काटने के लिए राजू को पैसे देता था, जिससे राजू और उसके परिवार का जीवन व्यापन होता था। राधा, मैं काम पर जा रहा हूँ। मुझे आज बहुत देर हो गई है। तुम आज बच्चों को स्कूल छोड़ आना। जी, स्कूल तो मैं छोड़ आऊंगी, लेकिन मोनू और चिंटी पिछले 2 दिन से कह रहे हैं उनकी टीचर स्कूल की फीस मंगा रही है। तो राधा, दे आओ बच्चों के स्कूल की फीस। अजी, आप जो पगार लाते हैं उससे मुश्किल से तो घर चलता है। इतनी सी तनख्वाह में मैं बच्चों की फीस का कैसे गुजारा करूं? अजी, मैं आपको एक बात साफ साफ कह देती हूँ, आप सेठ कालू से तनख्वाह बढ़ाने की बात करें। दिन ब दिन खर्च बढ़ता चला जा रहा है। बाजार सब्जी लेने निकलो तो सब्जी के दाम आसमान को छू रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई का खर्चा और घर का खर्चा इतनी कम तनख्वाह में कैसे गुजारा होगा? तो ठीक है, मैं सेठ जी से आज ही पगार बढ़ाने की बात करता हूँ। इतना कहकर राजू काम पर चला जाता है। अरे भाई, आज तो पगार का दिन है। देखना, सेठ कालू कोई ना कोई लोचा जरूर करेगा। हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाकर पगार कम कर लेता है। और अगली बात तो ये कहकर मेरी पगार काट ली कि जो तुमने 200 लिया था उसका ब्याज बढ़कर 1000 हो गया है। इसलिए मैं तुम्हारी पगार से 1000 रुपये काट रहा हूँ। हाँ मेरे भाई, तुम ठीक कह रहे हो। सेठ कालू एक नंबर का चालाक और लालची इंसान है। एक तो काम पूरा लेता है और ऊपर से पैसे भी पूरे नहीं देता। हाँ भाई, मेरी भी अगली बार सेठ कालू ने पगार काट ली थी। मैंने बस 2 छुट्टी ली थी जब मेरी गुड़िया बहुत बीमार थी, और सेठ कालू ने इस बात का फायदा उठाकर मेरी आधी पगार काट ली। ऐ ऊपर वाले, इस बार सेठ कालू मेरी पूरी पगार दे दे। मुझे बच्चों की फीस भी भरनी है। फिर सभी लकड़हारे अपने काम को लग जाते हैं। काम करने के बाद वो सेठ के पास जाते हैं। सेठ जी, महीना पूरा हो गया है, हमारी तनख्वाह हमें दे दीजिए। अरे भाइयों, देखो, मेरे पास तुम्हें तनख्वाह देने के लिए अभी पैसे नहीं हैं। अभी माल बिका नहीं, सारा माल गोदाम में पड़ा है। 1-2 दिन में तुम्हारी तनख्वाह तुम्हें मिल जाएगी। पर सेठ जी, हमारे पास कोई पैसा नहीं बचा। हमें अपने घर के लिए राशन भी लाना है और बच्चों की फीस भी देनी है। अरे, मैंने कहा तो है 1-2 दिन रुक जाओ, तुम्हें तुम्हारी तनख्वाह मिल जाएगी। अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। सभी लकड़हारे निराश मन से अपने अपने घर चले जाते हैं। अजी, क्या हुआ? इस बार कितना पगार मिला है? राधा, अभी कोई पगार नहीं मिला। सेठ जी ने कहा है 1-2 दिन में पैसे मिल जाएंगे। पगार नहीं मिला? आपको तो पता है ना, बच्चों की स्कूल की फीस भरनी है। इनके स्कूल की टीचर ने आज साफ साफ चेतावनी दी है कि अगर कल फीस नहीं लाई तो बच्चों को घर पर ही बिठा लेना। बताओ, मैं क्या करूं? मैं क्या करूं राधा, सेठ जी कभी भी टाइम पर पैसे नहीं देते। अब तो हम इंतजार के सिवा कुछ नहीं कर सकते। बस 1-2 दिन की बात है, हम देख लेंगे। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं। 2 दिन के बाद कालू सेठ उन्हें पगार दे देता है। अरे हरिया, ये ले अपनी पगार। पर सेठ जी, ये तो 2000 हैं। मैंने इस महीने 3000 तक का काम किया है। हाँ हाँ, काम तो किया है, लेकिन तूने 1-1 घंटा आराम भी तो किया है। ये पैसे उसी आराम के काटे हैं। पर सेठ जी, आपने तो कहा था 8 घंटे काम के 3000 मिलेंगे, और मैंने 8 घंटे काम किया और 1 घंटे आराम। हाँ हाँ, मुझे ना समझा। ये 2000 रख, अगर नहीं चाहिए तो जा कहीं और काम ढूंढ ले। बेचारे काका हरिया के पास उन पैसों को लेने के अलावा कोई चारा नहीं था। काका हरिया चुपचाप पैसे रख लेता है। ये लो तुम्हारे 2500 रुपए। मगर सेठ जी, 2500 क्यों? मेरे तो 3000 बनते हैं। मैंने तो ना कोई छुट्टी की और ना ही आराम। मैंने अपना सारा काम समय पर किया है। हाँ हाँ, समय पर तो किया है, लेकिन इस टाइम बाजार में लकड़ियों का दाम बहुत कम है, वजह से तुम्हें भी इस टाइम पगार कम ही मिलेगी जब तक लकड़ियों का दाम नहीं बढ़ता।
पर सेठ जी, बात तो 3,000 की हुई थी। मैं 2,500 में कैसे घर चलाऊंगा? मुझे अपने बच्चों की स्कूल की फीस भी भरनी है। मुझे पूरी तनख्वाह दीजिए। 2,500 ही मिलेंगे। काम करना है तो कर, वरना कहीं और कोई काम ढूंढ ले। बेचारे राजू के पास भी उन पैसों को लेने के अलावा कोई चारा नहीं था। अरे भाई, ये सेठ कालू एक नंबर का बेईमान इंसान है। सारे पैसे अपनी जेब में रख लेता है और कहता है लकड़ियों के दाम कम हो गए हैं। देख लेना, किसी ना किसी दिन हम गरीबों की से जरूर हाय लगेगी। नहीं हरिया काका, ऐसा नहीं कहते। आखिर वो हमारे अन्नदाता हैं। उन्हीं की वजह से तो हमारा घर चल रहा है। अरे कहाँ का अन्नदाता, काम के पूरे पैसे तो देता नहीं है। अरे पूरा महीना काम करके क्या मिलता है? सिर्फ ये 2,000। इससे घर कैसे चलेगा? इससे तो हम तरक्की नहीं कर सकते। काका, हम क्या कर सकते हैं? लकड़ी काटने के सिवा हमें और कोई काम नहीं आता। अगर कोई कारोबार करना भी चाहे तो हमारे पास कहाँ इतने पैसे हैं कि हम कोई कारोबार कर सकते हैं। अब तो सेठ कालू ही हमारे अन्नदाता हैं। कुछ देर बातें करने के बाद सभी अपने घर को लौट जाते हैं। जी आ गए आप। इस बार कितनी पगार लेकर आए हैं? राधा, इस बार सेठ जी ने सिर्फ 2,500 रुपए दिए हैं। बस सिर्फ 2,500? इसमें हम घर कैसे चलाएंगे? 1,000 रुपए तो बच्चों के स्कूल की फीस में ही निकल जाएंगे। घर का निजाम हम 1,500 में कैसे चलाएंगे? अब मैं क्या करूं राधा, हमें इन्हीं पैसों में गुजारा करना पड़ेगा। तुम ऐसा करना, पहले बच्चों की फीस भर दो, बाकी मैं देख लेता हूँ। अजी, आप क्या देख लोगे? सेठ जी से तो पूरे पैसे मांगे नहीं गए आपसे। मैंने सेठ जी से कहा था, मगर उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया और कहा कि लेने हैं तो लो, नहीं तो जाओ यहाँ से। सेठ जी का काम करने के बाद मैं किसी दूसरी जगह पर काम किया करूँगा। मैं आज ही सेठ जी का काम करने के बाद किसी दूसरी जगह काम ढूंढने जाऊंगा। इतना कहकर राजू काम पर चला जाता है। जैसा कि राजू ने कहा था, वो सेठ के यहाँ काम करने के बाद काम की तलाश में निकल जाता है। राजू जगह जगह जाकर काम ढूंढता है। वो बहुत सी दुकानों पर जाता है, मगर उसे कहीं भी काम नहीं मिलता। अंत में राजू थक हार कर वापिस जाने लगता है। वो सामने देखता है, एक भैंसों का झुंड उसकी ओर आ रहा था। राजू ये देखकर बहुत डर जाता है। वो इधर उधर देखता है। राजू को एक गुफा दिखती है। वो उस गुफा में जाकर छुप जाता है। ए ऊपर वाले, आज तो मैं बच गया। अगर मैं ना देखता तो मैं इनके नीचे कुचला जाता, परंतु ये मैं कहाँ आ गया? राजू ये सब कुछ सोच ही रहा था, तभी उसकी नजर गुफा में पड़ी हुई एक टोकरी पर जाती है। वो टोकरी के पास जाता है। ये कैसी गुफा है और ये टोकरी किसकी पड़ी है? इसे मैं घर ले जाता हूँ। ये टोकरी घर में सामान रखने के काम आएगी। राजू जैसे ही टोकरी को हाथ लगाता है तो गुफा में से एक आवाज आती है। रुक जाओ, इसे छूने की कोशिश मत करो। आवाज सुनकर राजू पीछे हट जाता है। तभी वहाँ एक साधु प्रकट हो जाता है। तभी वो राजू से कहता है, कौन हो तुम और मेरी गुफा में क्या करने आए हो? मुझे माफ करना, आप जो भी हो। एक भैंसों का झुंड मेरे पीछे पड़ गया था, जिससे बचने के लिए मैं यहाँ आ गया। तभी मेरी नजर इस टोकरी पर गई। मुझे माफ कीजिएगा, मुझे लगा यहाँ कोई नहीं है तो ये टोकरी किसी की नहीं होगी, इसलिए मैंने इसे छुआ। राजू, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। मेरी नजर जिस पर पड़ जाती है, मैं उसका सारा एहतसाब अपनी आंखों में देख सकता हूँ। आप कौन हैं और इस गुफा में क्या कर रहे हैं? आप अपना परिचय दीजिए। आखिर आप हैं कौन? मैं एक साधु हूँ और मैं कई सालों से यहाँ की रक्षा कर रहा हूँ। मैं कई सालों से इस गुफा की रखवाली कर रहा हूँ और ये गुफा मेरे पूर्वजों की है। और इस गुफा में सिर्फ वही आ सकता है जिसका मन पवित्र हो। और अगर पवित्र होते तो इस गुफा में कभी नहीं आ सकते। तुम एक सच्चे इंसान हो, इसलिए इस गुफा में आ सके और इस टोकरी को छू पाए। और तुमने इस टोकरी को छुआ है, ये टोकरी तुम्हारी हुई। नहीं नहीं बाबा, मुझे ये टोकरी नहीं चाहिए। मैं तो बस इसे देख रहा था। डरो मत राजू, तुम इसे ले जाओ। ये कोई साधारण टोकरी नहीं है, बल्कि ये जादुई टोकरी है। क्या जादुई टोकरी? हाँ राजू, ये वही टोकरी है। अब तुम इसके मालिक हो, पर जो चीज तुम इसमें एक बार डालोगे, तुम्हें वही बार बार इसमें वही डालनी होगी। और इसके अलावा और कोई चीज तुम इसमें नहीं डाल सकते। और अगर ऐसा तुमने किया तो इसका परिणाम तुम्हें ही भुगतना होगा। मेरी बात ये हमेशा याद रखना और इसमें सिर्फ वही चीज डालना जिसकी तुम्हें बहुत ज़रूरत हो।
राजू वो टोकरी लेकर घर आ जाता है। राधा, देखो मैं क्या लाया हूँ। क्या लाए हो आप? बस ये एक टोकरी? पहले आप ये बताएं, आप काम की तलाश में गए थे, आपको कोई काम मिला के नहीं? राधा, 1 मिनट मेरी बात तो सुनो। ये कोई साधारण टोकरी नहीं बल्कि जादुई टोकरी है। राजू राधा को सारी बात बताता है जो घटना उसके साथ घटी। अच्छा, तो आपका कहने का मतलब है कि हमें इस टोकरी में कोई ऐसी चीज डालनी होगी जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत हो। हाँ राधा, हमें कुछ सोचकर ही इसमें कुछ डालना होगा। राजू कुछ देर के लिए सोचता है, फिर उसका ध्यान उन लकड़ियों की तरफ जाता है जो उसने राधा को रखने के लिए दी थी। राधा, तुम्हें याद है कि मैंने तुम्हें एक चंदन की लकड़ी दी थी, वो ले आओ। हाँ, दी तो थी। हाँ, तो तुम वो ले आओ। हम वही लकड़ी टोकरी में डालेंगे और उस लकड़ी से हम अपना व्यापार शुरू करेंगे। वो जैसे ही चंदन की लकड़ी टोकरी में डालते हैं तो वहाँ ढेर सारी लकड़ियाँ आ जाती हैं। अरे वाह, ये तो चमत्कार ही हो गया। ये देखिए कितनी सारी चंदन की लकड़ियां जमा हो गई। अगर आप इसको बेचेंगे तो इससे कई सारे पैसे जमा हो जाएंगे। हाँ राधा, मैं कल सुबह इन लकड़ियों को बेच आऊंगा। इनको बेचकर जो भी पैसे मिलेंगे उनसे बच्चों की फीस दे आना और बाकी पैसे हम संभाल कर रख लेंगे। अगले दिन राजू सेठ के यहाँ काम करने नहीं जाता, बल्कि वो उन लकड़ियों को लेकर शहर में जाता है। राजू ने उन लकड़ियों को बाजार के दाम से सस्ते दामों में बेचा, जिसकी वजह से आम लोगों के साथ साथ बड़े व्यापारियों ने भी लकड़ियों को खरीदा। राजू पैसे लेकर घर वापस आ जाता है। देखो राधा, मुझे कितने सारे पैसे मिले। राजू को लकड़ियाँ बेचकर बहुत सारे पैसे मिलते हैं। राधा, इन पैसों में से बच्चों की स्कूल की फीस भर देना। अच्छा, मैं काम पर जा रहा हूँ। अजी, अब तो आपके पास ये जादुई टोकरी है, तो अब आपको उस सेठ कालू के यहाँ काम करने की क्या जरूरत है? हाँ राधा, मैं सेठ कालू के यहाँ काम करने नहीं जा रहा, बल्कि वहाँ के लकड़हारों को खुशखबरी देने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ साथ वो सब भी कालू सेठ से बहुत परेशान थे। अगर मेरा भला हो रहा है तो मेरे साथ उनका भी भला होना चाहिए। वो सब ईमानदार लकड़हारे हैं, वो सब मेहनत से काम करते हैं, मगर सेठ कालू ने कभी उनको मेहनत के पैसे नहीं दिए। इसलिए मैंने सोचा है उन सबको अपने काम में शामिल कर लेता हूँ। हाँ जी, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। अगर आप सब मिलकर काम करेंगे तो हम बहुत ही जल्द तरक्की हासिल कर लेंगे। गर्मियों की दोपहर में गांव के चौराहे पर कुछ किसान बैठे हुए थे। उन सब के चेहरों पर चिंता और थकान झलक रही थी। जमींदार के गुंडे गांव में घूम रहे थे। अजय एक कोने में अपनी पत्नी सीमा से बातें कर रहा होता है। सीमा, ये बहरो सिंह हमारी जान तक ले लेगा। वो हमारी जमीन छीन कर क्या करेगा? जब खेतों में कुछ उगेगा ही नहीं तो ये लालच किस काम का? अजय, क्रोध से कुछ नहीं होगा। हमें अपनी जमीन बचाने के लिए कोई और तरीका ढूंढना होगा। कैसा तरीका सीमा? बारिश नहीं हुई, फसल नहीं उगी, हमारी बंजर जमीन पर कुछ नहीं बचा। अब इस गांव में रहना मौत को बुलाने जैसा है। तभी गांव के मुखिया अजय के पास आते हैं। अजय, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। बहरो सिंह ने गांव को नर्क बना दिया है। लेकिन बेटा, अगर तुम जैसे लोग भी हार मान जाओगे तो हमारे गांव का क्या होगा? मुखिया जी, मैं लड़ना चाहता हूँ, मगर कैसे? मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। अजय बेटा, तुम्हारे पास तुम्हारी हिम्मत और मेहनत है, ये मत भूलो। अजय चुप कर जाता है, मगर उसकी आंखों में गुस्सा और सवाल दिखाई दे रहे थे। अगले दिन अजय थका हुआ जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। अचानक उसे पेड़ों के पीछे से किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। तभी एक साधु अजय के पास आता है। क्या सोच रहे हो बेटा? आप कौन है पापा, और इस वीरान जगह पर क्या कर रहे हैं? बेटा, मैं एक मुसाफिर हूँ, मगर तुमसे ज्यादा खोया हुआ नहीं हूँ। लगता है बेटा, तुमने जिंदगी से हार मान ली है। हारता वही है जिसके पास कुछ बचा ना हो। मेरी जमीन बंजर है, मेरा परिवार भूखा है। बहरो सिंह मेरा सब कुछ छीनने पर तुला हुआ है। अब हार ही मात्र एक रास्ता है। बेटा, हारने वाला नहीं बल्कि लड़ने वाला ही दुनिया बदलता है।
तुम किसान हो और किसान के हाथ में धरती को बदलने की ताकत है। क्या ताकत? मेरी जमीन बंजर है, उसमें अब कोई भी ताकत नहीं बची। तो ताकत मैं दूंगा। ये लो बेटे, ये 3 बीज, इसे अपनी जमीन पर बो देना। और बेटे याद रखना, जो उगेगा वो तुम्हारी किस्मत बदल देगा। वो साधु बाबा अजय को 3 बीज देता है। बाबा, ये बीज कैसे हैं? क्या ये कोई जादू है? बेटा, जादू और मेहनत में फर्क तुम्हें बहुत जल्दी समझ आ जाएगा। लेकिन बेटा याद रखना, जो चमकेगा उसे संभाल पाना आसान नहीं होगा। फिर साधु बाबा वहाँ से चले जाते हैं और अजय की पत्नी सीमा वहाँ आती है। पति जी, ये बाबा कौन थे और मैंने इनकी सारी बातें सुन ली हैं। क्या ये बीज सच में हमारी मदद करेंगे? मुझे खुद नहीं पता सीमा, मगर इन बीजों को बोने में नुकसान तो नहीं है। शायद ये हमारी आखिरी उम्मीद हो। अगर आपको इन पर भरोसा है तो मुझे भी है। मुझे पूरा यकीन है कि चमत्कार हो सकता है। फिर पति पत्नी खेतों में जाते हैं और वहाँ जाकर वो बीज बो देते हैं। उन दोनों ने बीज बोकर एक दूसरे की तरफ देखा। उनके चेहरे पर उम्मीद और डर का मिश्रण था। सीमा, अब हमें इंतजार करना होगा। ये बीज क्या करते हैं ये तो आने वाला समय ही बताएगा। वो दोनों अपने झोंपड़े में लौट आए। अगली सुबह वो दोनों खेत की ओर जाने लगे। उन्हें ये देखकर हैरानी हुई कि उनकी जमीन पर 3 छोटे छोटे पौधे निकल आए हैं। वो 3 पौधे रात के तारों की तरह चमक रहे थे। पति जी, ये क्या है? हमारी जमीन तो बंजर थी, फिर ये पौधे भला कैसे उगाए? सीमा, ये वही बीज है जो हमें साधु बाबा ने दिए थे। ये कोई आम पौधे नहीं लगते, ऐसे लगते हैं जैसे आसमान के तारों से जुड़े हों। अजय, ये चमत्कार है, हमारी जमीन पर रोशनी आ गई है। पति जी, अब हमारा गांव भी खुशहाल हो सकता है। वो दोनों पति पत्नी एक पल के लिए खुश हुए। लेकिन सीमा, अगर जमींदार और गांव वालों को पता चल गया तो हमारे लिए ये पौधे मुसीबत बन जाएंगे। हमें संभल कर रहना होगा अजय, मगर सच को ज्यादा दिन तक छुपाया नहीं जा सकता। अगले दिन गांव के सभी लोग अजय के खेत के पास जमा हुए। वो सब चमकदार पौधों को देख रहे थे। उनकी आंखों में एक खुशी थी। उसी भीड़ के बीच में जमींदार के एक आदमी ने ये सब देखा और वो थोड़ा थोड़ा जमींदार को बताने गया। अरे भाई, ये पौधे तुम्हारी जमीन में कैसे उगाए? मुझे नहीं पता, मैंने बस मेहनत की है। अजय बेटा, तुम्हारी जमीन ने एक नई किरण दिखाई है, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। अगर ये बात जमींदार तक पहुंच गई तो वो खेत पर कब्जा कर लेगा। अजय कुछ कहने ही वाला था कि दूर से भैरव सिंह और उसके साथी आते हुए दिखाई दिए। उसने खेत के चमकदार पौधों को देखा। तो अजय, ये है तुम्हारा चमत्कार। मेरी जमीन पर ये जादू उगाकर तुमने मेरी आंखों में धूल झोंकने की हिम्मत की है। जमींदार, ये जमीन मेरी है और मैंने ही इस पर मेहनत की है। इन पौधों पर आपका कोई भी अधिकार नहीं है। तुम्हारी जमीन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे अपनी जमीन कहने की? ये पूरा गांव और हर जमीन मेरी जागीर है और ये सब पौधे भी मेरे हैं। अजय, आज से ये जमीन मेरी है। अगर तुमने मेरी बात का विरोध किया तो अंजाम का इंतजार करना। जमींदार, ये अन्याय है, आपको इससे कुछ नहीं मिलेगा। मुझे सोना मिलेगा। ये पौधे कोई आम नहीं है। मुझे इनकी चमक से खजाने की गंध आ रही है। फिर जमींदार वहाँ से चला गया। उसने अजय की जमीन पर कब्जा कर लिया। अजय और सीमा अपने घर के आंगन में बैठे हुए थे। साधु बाबा फिर से वहाँ आए। अजय बेटा, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी। इन पौधों की चमक केवल तुम्हारी मेहनत का फल नहीं, बल्कि एक रहस्य का द्वार है। बाबा जी, कौन सा रहस्य? बेटा, ये पौधे किसी और दुनिया का दरवाजा खोलते हैं। वहाँ खजाना है, मगर लालच भरे इंसान वहाँ नहीं पहुँच सकते। अगर ऐसा है तो जमींदार वहाँ भी पहुँचने की कोशिश करेगा। साधु बाबा जी, हमें क्या करना होगा? तुम्हें वो दरवाजा खोलना होगा, मगर याद रखना, जो भी वहाँ जाएगा वो अपनी मन की सच्चाई का सामना करेगा। फिर साधु बाबा दोनों को खेत में ले आता है।
अच्छे बेटा, समय आ गया है, वो दरवाजा खुलने ही वाला है। तुम दोनों को वहाँ जाना होगा, मगर याद रखना खजाने तक पहुँचना आसान नहीं होगा। लालच और बहस तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन बन सकते हैं। बाबा, अगर इससे हमारे गांव के लोगों को जीवन मिल सकता है तो हम तैयार हैं। हाँ बाबा जी, हम अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुँचे हैं, अब हम पीछे नहीं हट सकते। फिर बाबा ने एक मंत्र पढ़ा और देखते ही देखते वहाँ एक जादुई दरवाजा आ गया। अजय और सीमा धीरे धीरे उस द्वार के अंदर चले गए। उन दोनों ने दूसरी दुनिया में कदम रखा, जहाँ हर तरफ सितारे जगमगा रहे थे। वहाँ एक झील थी जिससे रोशनी निकल रही थी। झील के पास एक झील का रक्षक खड़ा था। कौन हो तुम और यहाँ क्या करने आए हो? मैं अजय हूँ, एक किसान। मैं यहाँ से अमृत जल लेने आया हूँ ताकि अपनी बंजर जमीन को फिर से हरा भरा बना सकूँ और अपने गांव वालों की भूख मिटा सकूँ। ये अमृत जल केवल उसी को मिलेगा जो सत्य होगा। ये जल लालचियों को नष्ट कर देता है। क्या तुम्हारा दिल सच्चा है? हम दोनों ने बहुत मेहनत से इन पौधों को उगाया है। हमारा मकसद सिर्फ गांव के लोगों को बचाना है। तभी भैरव सिंह अपने दो साथियों के साथ उस दुनिया में आ गया। तो यही है वो खजाना। अजय, तुम मूर्ख हो, अब ये खजाना मेरा है। इसे मैं सोने और धान में बदल दूंगा। अमृत जल लालचियों के लिए नहीं है। अगर तुम इसे छुओगे तो ये तुम्हारा विनाश कर देगा। कोई मुझे नहीं रोक सकता। मैं अपनी ताकत से इसे हासिल कर लूंगा। जैसे ही भैरव सिंह ने पानी को छुआ तो आग ने उसको और उसके साथियों को लपेट में ले लिया। भैरव सिंह और उसके साथी चीखते हुए नष्ट हो गए। देख लिया, लालच का यही अंजाम होता है। हमने देखा और समझा भी, मगर हमारा उद्देश्य सिर्फ अपने गांव को बचाना है। क्या हमेशा जल मिलेगा? हाँ बेटे, अवश्य मिलेगा। फिर अजय और सीमा वो अमृत जल लेकर वापिस अपने गांव पहुंचते हैं। उन्होंने अमृत जल अपनी जमीन पर छिड़का और देखते ही देखते बंजर जमीन पर हरियाली उगने लगी। गांव के लोग खुशी से झूम उठे। ये कहानी एक छोटे से गांव बदलापुर की है, जहां अजय नाम का एक किसान रहता था। अजय के परिवार में उसकी पत्नी सीमा और बेटा राजू था। अजय के पास गांव में एक जमीन थी, जहां वो खेती करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। मगर अब उसकी जमीन पहले की तरह अच्छी नहीं रही थी। धीरे धीरे उसकी जमीन से अब पैदावार भी कम होने लगी थी। इसी चिंता में वो अपनी जमीन के पास बैठा होता है और कमाने का कोई और जरिया सोचने लगता है। दिन ब दिन मेरी जमीन से उगने वाली फसल कम होती जा रही है। लगता है मुझे कोई और जमीन लेकर काम करना होगा, या तो कोई और जरिया ढूंढना होगा कमाने का। अब मैं इस जमीन के भरोसे नहीं रह सकता हूँ। चलो एक बार सीमा से जाकर राय लेता हूँ, देखते हैं वो क्या कहती है। अजय तुरंत अपने घर की ओर चल पड़ता है। वो जाते ही अपनी पत्नी सीमा को आवाज लगाता है। सीमा, जरा यहाँ आना, तो तुमसे एक जरूरी बात करनी है। अपने पति की बात सुनकर सीमा वहाँ आ जाती है। क्या हुआ पति जी, आपने मुझे बुलाया क्या? हाँ सीमा, मुझे तुमसे एक राय लेनी है। हाँ हाँ बोलिए, क्या बात है? सीमा, तुम तो जानती हो हमारी जमीन अब पहले की तरह अच्छी नहीं रही है। अगर मैं उसमें ज्यादा खाद डालने की कोशिश करूँगा तो मिट्टी कहीं खराब न हो जाए। इसलिए सोच रहा हूँ कि कुछ समय में उस खेत पर काम करना छोड़ दूँ। हर साल थोड़ी थोड़ी खाद उसमें डालता रहूँगा, जिससे कुछ सालों के बाद वो पहले की तरह ठीक हो जाएगी और फिर उसमें खेती करना शुरू कर दूंगा। हाँ पति जी, ये बिल्कुल ठीक रहेगा। इससे आपकी जमीन भी ठीक रहेगी और उसमें उगने वाली फसल भी। हाँ सीमा, मगर तब तक मैं क्या करूं? मेरे पास तो कोई दूसरी जमीन नहीं है, तो घर का खर्च चलाने और राजू की पढ़ाई के लिए पैसे कहाँ से लाऊंगा मैं? पति जी, आप एक काम क्यों नहीं करते? आप जाकर गांव के मुखिया से मिल लीजिए। वो बहुत अच्छे नेक दिल हैं, वो आपकी मदद जरूर करेंगे। हाँ सीमा, ये बिल्कुल ठीक रहेगा। हाँ, अगर जमींदार काका मुझे नया काम करने का कहेंगे तो वो मेरी उसमें मदद करेंगे। तो ठीक है सीमा, मैं कल सुबह ही काका से मिलने चला जाऊंगा। अगली सुबह अजय जमींदार के घर के लिए निकल पड़ता है।
अजय घर पर पहुंचकर जमींदार काका को आवाज देता है। जमींदार काका, क्या आप घर पर हो? अजय की आवाज सुनकर जमींदार बाहर आता है। क्या हुआ अजय, क्या करने आए हो? क्या कोई काम था? हाँ जमींदार काका, आपकी कुछ मदद चाहिए थी। हाँ अजय बोलो, मैं तुम्हारी किस तरह मदद कर सकता हूँ? अजय फटाफट अपने खेत की हालत जमींदार को बता देता है। तो इसमें परेशान क्या होना बेटा। काका, मेरे पास एक ही जमीन है जिस पर मैं खेती कर कर अपने घर का गुजारा करता हूँ, और मैंने आज तक खेती के अलावा कोई दूसरा काम भी नहीं किया। अब मुझे यही समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। खेती के अलावा कोई और काम क्यों करना? तुम एक काम करो, मेरे पास गांव के बाहर एक जमीन है, तुम उस पर काम करो। काका, पर आपका तो नुकसान हो जाएगा। नहीं बेटा, कोई नुकसान नहीं होगा। इसी बहाने तुम मेरी जमीन की देखरेख भी कर सकते हो, क्योंकि बेटा अब मेरी उम्र हो गई है और मेरा बेटा भी शहर में रहता है। इससे तुम्हारा भी भला हो जाएगा और मेरी भी जिम्मेदारी कम हो जाएगी। ठीक है काका, अगर ऐसी बात है तो मैं कल उस खेत पर काम करने चला जाऊंगा। अजय जमींदार को धन्यवाद कहकर वापस अपने घर की ओर चला जाता है। अजय घर पहुंचकर सीमा को सारी बात बताता है। पति जी, ये तो बहुत अच्छा है, अब आपकी सारी चिंताएं खत्म हो गईं। हाँ सीमा, अब मैं काका के खेत पर मेहनत करूंगा और जल्द ही मैं अपनी 1 या 2 जमीनें ले लूंगा। अजय घर से काम करने के लिए निकलने वाला होता है तो उसे ख्याल आता है और वो अपनी पत्नी को बुलाता है। सीमा, यहाँ आना तू। सीमा अपने पति की बात सुनकर वहाँ आती है। जी पति जी, आपने बुलाया मुझे? हाँ सीमा, काका का खेत गांव के बाहर है, तो मुझे शाम को घर लौटने में देर भी हो सकती है। अगर मुझे देर भी हो जाए तो तुम और राजू खाना खाकर सो जाना। ठीक है, आप अपना ध्यान रखना। फिर अजय वहाँ से खेतों पर चला जाता है। चलो पहुँच गया हूँ, तो जल्दी से काम शुरू कर देता हूँ। अजय अपनी कुदाल उठाकर खेतों में काम करना शुरू कर देता है। अजय को अभी काम करते हुए कुछ समय हुआ ही था कि पीछे से एक सांप आकर उसे काट लेता है। सांप के काटते ही अजय चक्कर खाकर नीचे गिर जाता है। यहाँ अजय सांप के काटने से बेहोश हो चुका था, लेकिन गांव के बाहर होने के कारण उसके घर वालों को अभी तक कोई खबर भी नहीं पहुंची थी। सुबह की अब रात हो जाती है और सीमा अपने पति का इंतजार कर रही होती है। अपनी माँ को परेशान देखकर राजू अपनी माँ से पूछता है, क्या हुआ माँ, बाबा अभी तक क्यों नहीं आए? राजू बेटा, तुम्हारे पिता आज काम करने गांव के बाहर वाले खेतों में गए हैं और उन्होंने मुझे बोला भी था कि उन्हें आते आते देर हो जाएगी, परंतु बेटा अब कुछ ज्यादा ही समय हो गया है। माँ, आप क्यों चिंता कर रही हो? जब पिताजी ने बोला था कि उन्हें आने में देर होगी तो कुछ सोचकर ही बोला होगा। मामा, एक काम कीजिए, आप जाकर सो जाइए। अपने बेटे की बात सुनकर सीमा अपने कमरे में जाकर सो जाती है। अगली सुबह जब सीमा देखती है कि अजय अभी तक घर नहीं आया तो वो परेशान होकर सीधा जमींदार के घर चली जाती है। सीमा परेशान होकर काका से पूछती है, काका, कल से अजय आपके खेतों में काम करने गए थे मगर अभी तक लौट कर नहीं आए। क्या कहा बेटी? अजय कल गया था और अभी तक लौट कर नहीं आया? हाँ काका, उन्होंने कहा था कि खेत गांव के बाहर है तो आते आते रात हो जाएगी, मगर अब रात गई और सुबह भी हो गई है मगर अजय अभी तक नहीं आए। चिंता नहीं करो बेटी, मुझे कुछ समय दो, मैं अभी किसी को भेजकर पता लगाता हूँ कि अजय कहाँ है। अजय तुरंत अपने घर पर काम करने वाले अक्षय को भेजता है। कुछ देर बाद अक्षय जमीन पर पहुंच जाता है। अक्षय वहां का दृश्य देखकर हैरान हो जाता है। अरे ये क्या, अजय का तो पूरा शरीर नीला पड़ चुका है। मुझे तो लगता है इसे किसी सांप ने काटा है। मुझे तुरंत जमींदार को ये बात बताना होगी। अक्षय वहां से भागते भागते जमींदार के घर जाता है। जैसे ही अक्षय घर पहुंचता है तो उसके कुछ बोलने से पहले ही जमींदार उससे पूछता है, क्या हुआ अक्षय, तुम इतना भागकर क्यों आए हो? क्या हुआ, अजय मिला तुम्हें कहीं? फिर अक्षय जमींदार को सारी बात बता देता है जो उसने खेत में देखा था। अक्षय की बात सुनकर सीमा भी रोने लगती है। अक्षय,
जा तुम वैद जी को लेकर वहाँ पहुँचो और मैं सीमा बेटी को लेकर वहाँ आता हूँ। सीमा बेटी, तुम रोना बंद करो, क्योंकि तुम्हारे रोने से अजय ठीक नहीं होगा। फिर जमींदार सीमा को साथ लेकर अजय के पास जाते हैं। जब जमींदार और सीमा खेत में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि अजय बेहोश पड़ा था। अजय का पूरा शरीर नीला पड़ चुका था। सीमा रोने लगती है। तभी वहाँ वैद जी आ जाते हैं। आते ही वैद जी अजय का जायजा लेते हैं। क्या हुआ वैद जी, अब कैसी हालत है अजय की? देखिए जमींदार जी, मैं आपको झूठ बोलकर अंधेरे में नहीं रखना चाहता, पर अजय की हालत बहुत खराब है। वैसे मैंने तो उसे दवा दे दी है, परंतु जहर अजय के अंदर कुछ ज्यादा समय तक रह गया है, जिस कारण वो बेहोशी की हालत में चला गया है। वैद जी, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए जमींदार जी, वो बेहोश है और उसका कुछ नहीं पता कि वो कब होश में आएगा। वो जिंदा तो है, मगर कब होश में आएगा ये मैं नहीं बता सकता। तो वैद जी, अब हम क्या करें? देखिए जमींदार जी, अभी के लिए मैं कुछ दवाइयाँ दे रहा हूँ, बाकी सब ऊपर वाले के भरोसे है। फिर वैद जी दवा देकर वहाँ से चले गए और फिर कुछ गांव वाले अजय को लाकर उसके घर में छोड़ जाते हैं। सीमा बेटी, तुम जरा भी चिंता ना करना, तुम अच्छी तरह अजय की देखभाल करो। देखना, वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। और अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना। मैं हर महीने तुम्हारे और राजू के लिए कुछ न कुछ पैसे दे दिया करूँगा, परंतु तुम हिम्मत न हारना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद काका। आप हम गरीबों की बहुत मदद कर रहे हो। जमींदार सीमा को दिलासा देते हुए वहाँ से चले जाते हैं। जमींदार के जाने के बाद वहाँ राजू आ जाता है। अपने पिता की ऐसी हालत देखकर वो अपनी माँ से पूछता है, माँ, ये पिताजी को क्या हुआ है? राजू बेटा, तुम्हारे पिता को कल सांप ने काट लिया है, इसी कारण से वो बेहोश हो गए हैं। तो माँ, पिताजी होश में कब आएंगे? राजू बेटा, वैद्य जी ने कुछ दवाइयाँ तो दी हैं और समय समय पर पिलाने को कहा है, और उन्होंने बोला है कि उन दवाइयों से अजय ठीक हो जाएंगे। माँ, अगर पापा की ऐसी हालत है तो हमारे घर का खर्च कैसे चलेगा? राजू बेटा, तुम इस बात की चिंता ना करो, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगी। नहीं माँ, आप क्या क्या करोगी? क्या आप घर को संभालोगी या बाहर का देखोगी? आप बस पिताजी और अपना ख्याल रखो। मैं खेत पर काम करके घर का खर्च चलाऊंगा। राजू की ये बात सुनकर सीमा बहुत भावुक हो जाती है। नहीं बेटा, इन सब का मैं ख्याल रखूंगी, बस तुम अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो। तुम्हारे पिताजी का सपना है कि तुम बहुत बड़े अफसर बनो। बेटा, मैं तुम्हें अफसर बनाकर रहूंगी, चाहे मुझे उसके लिए जितनी भी मेहनत करना पड़े। फिर सीमा राजू को पढ़ने के लिए भेज देती है। अब मैं अजय के ठीक होने का इंतजार नहीं कर सकती, मुझे खुद को खेती करनी होगी। अब मुझे ही सारे काम देखने होंगे। अगली सुबह सीमा जमींदार के पास पहुंच जाती है। नमस्ते जमींदार काका। सीमा बेटी, बताओ कैसे आना हुआ और अजय की तबीयत अब कैसी है? काका, अजय की तबीयत अभी वैसी ही है। मुझे आपसे कुछ मदद चाहिए थी, इसलिए मैं आपसे मिलने चली आई। हाँ बोलो बेटी, मैं तुम्हारी किस प्रकार मदद कर सकता हूँ? काका, मैं चाहती हूँ जो जमीन आपने अजय को दी थी काम करने के लिए, वो मुझे दो, मैं उस पर काम करूँगी। मैं उस जमीन पर काम करके अपने घर का खर्च और राजू की पढ़ाई का खर्चा उठाऊंगी। बेटी, पर तुम्हें कोई काम करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे घर के लिए जो भी खर्च लगेगा मैं हर महीने भेज दिया करूँगा। नहीं काका, आपने अब तक हमारी बहुत मदद की है, बस आप मुझे अब अपने खेत में काम करने की इजाज़त दे दें। अब मैं खुद मेहनत करके अपने राजू को पढ़ाऊंगी और बड़ा अफसर बनाऊंगी। जमींदार सीमा को बहुत समझाता है, मगर सीमा समझने को तैयार नहीं थी। आखिरकार ये सुनकर जमींदार सोचता है, मुझे लगता है कि सीमा जमीन का काम नहीं कर पाएगी। अगर वो जमीन में काम करने भी जाएगी तो अजय का ध्यान कौन रखेगा? मैं एक काम करता हूँ, सीमा को काम करने के लिए अपने गांव के अंदर वाली जमीन दे देता हूँ, ताकि वो खेतों पर काम भी कर सके और अजय का ध्यान भी रख सके। ठीक है सीमा बेटी, मैं तुम्हें अपने खेत पर काम करने की इजाजत देता हूँ, लेकिन हाँ, तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी।
हाँ काका बोलिए ना। बेटी, तुम्हें हमारे गांव के बाहर वाली जमीन पर काम करने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारे घर के नजदीक भी एक खेत है, तुम वहाँ काम कर सकती हो, ताकि तुम अपने घर का और अजय का दोनों का अच्छे से ध्यान रख सको। काका ये तो बहुत अच्छा रहेगा, इससे मेरी और भी मदद हो जाएगी। बेटी, पर एक समस्या है, वो खेत बाहर वाले खेत से छोटा है। काका वो खेत मेरे घर से नजदीक है, मेरे लिए यही काफी है। मैं खेत में काम करने के साथ साथ दूसरों के घर में काम करना भी शुरू कर दूंगी, ताकि उन पैसों से मैं राजू की पढ़ाई का खर्च निकाल सकूं। बेटी, मगर तुम्हें इतना काम करने की क्या जरूरत है? काका मुझे ये सारे काम करने ही होंगे। अजय का सपना था कि राजू पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बन जाए। अगर मैं मेहनत नहीं करूंगी तो उसका सपना अधूरा रह जाएगा। राजू की पढ़ाई के लिए और अपने घर को चलाने के लिए मुझे सारे काम करने होंगे। बेटी ठीक है, तुम्हारी मेहनत देखकर मुझे पूरा भरोसा है कि तुम जरूर कामयाब होगी। मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। सीमा ने जमींदार के अंदर वाले खेत पर काम करना शुरू कर दिया। सीमा सुबह खेतों में काम करती और उसके बाद वो लोगों के घरों में खाना पकाती और सफाई का काम करती। धीरे धीरे सीमा की मेहनत रंग लाने लगी। खेत में अच्छी फसल हुई, जिससे उसका घर चलने लगा और जो पैसे वो दूसरों के घरों में काम करके कमाने लगी थी, वो राजू की पढ़ाई पर खर्च करने लगी। बेटा मैं चाहती हूँ कि तुम मन लगाकर पढ़ाई करो। तुम्हारे पिताजी का सपना है कि तुम बहुत बड़े अफसर बनो। मैं तुम्हारे लिए हर मुश्किल को पार कर लूंगी। माँ, मैं कड़ी मेहनत करूँगा और एक दिन पिताजी का सपना पूरा करके दिखाऊंगा। एक दिन अचानक अजय को होश आ गया। अजय को होश में आते देखकर सीमा बहुत खुश हो गई। पति जी आपको होश आ गया, लगता है ऊपर वाले ने मेरी सुन ली। सीमा, मैंने तुम्हें और राजू को बहुत परेशान किया। नहीं पति जी, आप मेरी ताकत हो। जब आप बीमार थे तो मैंने घर को संभाला और अब देखो सब ठीक है। धीरे धीरे अजय बिल्कुल ठीक हो गया। ऐसे ही कुछ सालों बाद राजू बहुत बड़ा अफसर बन गया। माँ और पिताजी, आज मैं जो कुछ भी हूँ वो आप सबकी मेहनत के कारण हूँ। नहीं बेटा, ये सब तुम्हारी माँ का बलिदान है। उसने हर मुश्किल का सामना किया। सीमा का त्याग और अजय का साथ, दोनों ने मिलकर एक नई मिसाल कायम की। इस तरह माँ की ये कहानी हमें बताती है कि एक माँ अपने बच्चों के लिए और अपने घर के लिए सब कुछ कर सके।